हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर जिसका कोड है 346 FU 2024 का तीसरा सेट। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2 और 6 और 7 को सॉल्व किया है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप वहां पे उनको देख सकते हैं। और आज इस सेट का पहला वीडियो है जिसमें हम सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 4 तक हल करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। तो अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आप एक बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अनसॉल्व के सेट लगाने आना चाहिए, जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। कम से कम 1 से 2 साल के सेट आपको लगाने आना ही चाहिए और आपको लगा के अभ्यास करना चाहिए। तो हमने 2022, 23, 24 के सेटों को हमने सॉल्व किया है, आप उनको देख सकते हो। पहला सवाल है यहाँ पे, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ का ही गुण है, तो वो लंबाई चौड़ाई उन सब पे किसी पर डिपेंड नहीं करती है। जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ पर ही निर्भर करती है कि पदार्थ कैसा है। एक पदार्थ के लिए उसकी प्रतिरोधकता फिक्स हो जाती है, तो ये इसका सही जवाब है। यहाँ पे पदार्थ पर वो निर्भर करती है। अगला सवाल है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E और B हैं, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी इसमें से किससे। तो जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो E और B दोनों के लंबवत होती है। तो दो वेक्टरों का लंबवत दिशा हमेशा उनके सदिश गुणनफल से ही पता चल जाएगा। तो ये अदिश गुणनफल है और ये सदिश गुणनफल है, तो ये वाला विकल्प इसका सही है। हालांकि ये सूत्र सही नहीं है कि E क्रॉस B होता है। E क्रॉस B से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन किधर है, इसलिए ये वाला विकल्प सही है। अगला सवाल है, एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो अगर बल नहीं बदल रहा है, आवेश नहीं बदल रहा है, इसका मतलब E की वैल्यू फिक्स है, जिसे हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। अगला सवाल है, किसी नाभिकीय अवक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है। इस अवक्रिया में मुक्त ऊर्जा का मान निकालना है, कितना होगा। तो आइए इसको लगा लेते हैं। पहले का चौथा है, द्रव्यमान क्षति दिया है, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का सूत्र होता है डेल्टा mc²। डेल्टा m की वैल्यू है 1.2 ग्राम। तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ की घात से गुणा होगा। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ की घात, इसका वर्ग होगा। 3 का वर्ग 9, 12 और उसके बाद 9 का गुणा यहाँ करेंगे 18 और 9 × 9 = 10, यानी ये हो जाएगा 10.8 × 8 का वर्ग 16, यानी गुणा हो जाएगा। यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो 8 × 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। तो दशमलव को यहाँ से यहाँ अगर हम खिसकाएं तो मिलेगा 1.08 और 10 के ऊपर 14 की घात जोड़, ये E की वैल्यू बनेगी। और देख लेते हैं विकल्प में है कहाँ है पे। तो यहाँ पे देखो जो चौथा विकल्प है 1.08 10 पे 14 की घात जूल है, यही इसका सही जवाब है। फोटॉन का संवेग, अब यहाँ पे जो भी दिया है हमें बताना है कि कौन सा सही है इसका। तो जो फोटॉन का संवेग होता है और उसकी तरंग दैर्ध्य, इसके बीच में यही रिलेशन होता है, लैम्डा बराबर h/p। तो संवेग p बराबर होगा h/λ, लेकिन ये विकल्प में है नहीं। तो अब विकल्प में जो नहीं है तो अब उसके हिसाब से हमें देखना है। एक ही विकल्प में लैम्डा है और वो λ/h है, लेकिन यहाँ p की वैल्यू h/λ हो रही है, यानी ये तो है नहीं। तो अब हमें लैम्डा को चेंज करना होगा।
वो कैसे चेंज करेंगे, आवृत्ति न्यू बराबर होती है c इंटू लेमडा, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर हो जाएगा c/न्यू। तो यहाँ c रहेगा नीचे, न्यू यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, ये हमने गलत लिख दिया, सूत्र ये होता है। तो 1/λ बराबर ये होगा न्यू बाई सी। तो हमें इसकी जगह पे न्यू बाई सी लगाना होगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू बाई सी। ये इसका जवाब बनेगा। और देख लो, ये इसका जवाब है तीसरा, एच न्यू बाई सी। अगला सवाल है 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कितना काम किया जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इसके लिए इसके ऊपर किया गया कार्य 0 होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये है सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। कहाँ गिरा जा रहा है? सवाल है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। यह है दूसरे का पहला खंड। तो इसको निपटा देते हैं सवाल को। सवाल है, एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण बना लेंगे और कोई वस्तु रखा है उसके पोल और फोकस के बीच में। तो किरण आरेख बना करके वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना करना। तो कहीं पे हम वस्तु बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। अब यहाँ से इसकी प्रतिबिंब बनानी है, तो हमारे पास कई रेखाएं, पैरेलल जाने वाली लाइनों को हम फोकस से पलट देते हैं। पोल से जाने वाली लाइन जो होती है उतने ही एंगल पर वापस हो जाती है, या फिर सेंटर से जाने वाली लाइन अगर परावर्तित हुई तो वो अपने ही मार्ग से विचलित हो जाती है। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। तो अक्सर किताब में सेंटर वाली चीज़ होती है और फोकस वाली चीज़ होती है। तो पैरेलल जाने वाली जो लाइनें होती हैं, टकराती हैं, तो कहाँ से घूमती हैं? फोकस से। ये हो गया। और सेंटर से जो लाइन गुजरता है वो बिल्कुल उसी मार्ग में वापस आ जाता। लेकिन ये लाइन यहाँ बनाना उचित नहीं है, ये वाली लाइन। वैसे अगर बना देंगे आप तो उससे आपको फिगर मिल जाएगा कि कहाँ बनेगा। वो इस तरफ मिलेगी, क्योंकि इस तरफ लाइनें खुल रही हैं, तो यहाँ पे बनेगा उसका फिगर, और वो भी आभासी बनेगा क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में नहीं मिल रही हैं। हकीकत तरीका ये है कि आप यहाँ से एक लाइन बना लो पोल पर, तो जितने एंगल पर आपतन होगा उतने ही एंगल पर परावर्तन होगा। अब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये भी वहीं रहेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं लेके जाएगा, ये भी वहीं पे लेके जाएगा। तो अब कहा था किरण आरेख बना करके वस्तु और प्रतिबिंब के आकार की तुलना करना है। तो आरेख तो बना दिया। अब उसके बाद इसके जवाब में क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे। ये इसका पूरा का पूरा जवाब हो गया। और उसके बाद अगला सवाल है दूसरे का दूसरा खंड। ये सवाल रहा, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति है 8 × 10⁻14 Hz, यानी इतना हर्ट्ज का उसका आवृत्ति है। पृष्ठ का कार्य फलन ज्ञात कीजिए।
दूसरे का दूसरा खंड। कार्यफलन को W या फाई से लिखते हैं। ये होगा H न्यू नॉट। H की वैल्यू 6.6, 10 पे ऋण 34 की घात, और न्यू नॉट इसका मान है 8 × 10 पे पावर 14। तो 8 का गुणा 6 में 48, 8 का गुणा 6 में 48 और 4 52, और 14 और 34 एक साथ होगा तो ऋण 20 भी लिख सकते हैं, या दशमलव को आगे कर लो। 5.28 गुणे 10 पे पावर 1 प्लस हो जाएगा ये, तो ये ऋण 19 जूल, ये कार्यफलन का मान होगा। उसके बाद अगला सवाल है, दूसरे का तीसरा खंड। किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है? तो इस सवाल को लगाते हैं कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और वो कितनी है। तो इसके दो जवाब हैं, एक तो है निकेल और एक है आयरन। ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, लेकिन किताब में जो दिया है आपके वो केवल आयरन के बारे में दिया हुआ है। तो पहला इसका जवाब होगा कि Fe56 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक होती है। ये है, अब कितनी होती है वो निकालने के लिए 492/8 में 56 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ये। तो 8 लगभग ये मान के चलो कि 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, लगभग 8.7 या 8 के लगभग, जो भी होगा डिवाइड करके आप देख सकते हो। ये इतना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में एनर्जी देगा ये। और उसके बाद अगला सवाल इसका है, सवाल है किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से आपका क्या अर्थ है? तो 1 वाट शक्ति का मतलब होता है यहाँ पे कि 1 सेकंड में यदि 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है तो हम उस परिपथ की शक्ति को 1 वाट कहेंगे। सीधी सीधी बात है। यदि किसी परिपथ में आवेश स्थानांतरण कराने के लिए 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है तो हम उसे 1 वाट की शक्ति कहेंगे। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ यह है कि यदि प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो तो उसे हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाओ। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप एक ही लंबाई की रेखाएं बना सकते हैं और सबके बीच की दूरी आपको एक समान रखनी है, तो उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह सकते हैं, या ऐसे डायग्राम को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से समझ सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट और 1.4 एम्पियर है। वोल्ट और धारा के वर्ग माध्य मूल को बताओ। दूसरे का ये चा वाला पार्ट है, सिंपल सवाल है। Vrms की वैल्यू होती है V0/√2 और Irms की वैल्यू होती है I0/√2। अब यहाँ पे आपको जो सवाल में मेन चीज ये है वो ये ध्यान देना है कि सवाल में प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर का पाठ्यांक है। ये तो परिपथ में जो वोल्ट मीटर और अमीटर जो पढ़ते हैं वो Vrms और RMS वैल्यू ही होती है।
ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपल जवाब में होगा कि यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट होगा। और अगर अमीटर का पाठ्यांक 1.4 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान 1.4 एम्पियर ही होगा। हाँ, शिखर मान निकालने के लिए कहता तो हम इसमें √2 से गुणा कर देते और इसमें भी √2 से गुणा कर देते, लेकिन चूंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर आरएमएस वैल्यू ही नापते हैं, इसलिए दोनों की आरएमएस वैल्यू ही लिखी गई है यहाँ पे। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है सवाल नंबर 3 का पहला वाला पार्ट है। इसमें है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो हम एक बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव, चाहे जिस तरफ माइनस ले लेंगे, चाहे मान लो हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। अब इसमें कहा इसकी अक्षीय पोजीशन पे, तो चाहे इस तरफ या इस तरफ आप अपने हिसाब से कोई पॉइंट ले लो जहाँ पे आपको निकालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए बी और ये पॉइंट सी है जहाँ हमें निकालना है, और ये है मध्य बिंदु। क्योंकि इसकी छोटी मोटी लंबाई होती है तो एक तरफ की लंबाई हम यल ले लेते हैं और दूसरी तरफ की लंबाई भी हम यल ले लेते हैं। और यहाँ पे सेंटर को बिंदु ओ मान लेते हैं और बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हम निकाल रहे हैं उसको हम सी नाम ये आर नाम दे देते हैं। तो अगर ये दूरी r है, ये l है, तो ये r माइनस यल होगी और यहाँ से इसकी दूरी r प्लस यल होगी, इसलिए हमने सेंटर से दूरी नापी है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ से x1 y1 जैसा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये टाइप से आप इसको न्यूमेरिकल समझो, ये वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लैंग्वेज लिखना होगा। लिखेंगे माना द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, जिसके आवेश -q, +q है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ऐसा आपको लैंग्वेज में लिखना होता है, स्थित बिंदु C पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये चीज इतना हो गया। अब यहाँ से जो AC की दूरी होगी वो होगी r प्लस यल, और BC की जो दूरी होगी वो होगी r माइनस यल, और OC की दूरी आपने r मानी। ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। तो लिखेंगे ऋण -q के कारण बिंदु C पर विभव। तो पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव या और पॉजिटिव के साइन के साथ लिखी जाती है। तो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा। तो माइनस वाले के कारण हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस में ले लो, ऐसे करके साइन लिख लेते हो, या फिर हम इसको VAC लिख सकते हैं। चलो VAC लिख देते हैं। तो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और -q होगा r प्लस यल, क्योंकि माइनस से उसकी दूरी r प्लस यल है। आप इधर प्लस भी लिख सकते थे +q और इधर -q, तो रिजल्ट वही आता, बस साइन के साथ डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। अगला रहेगा +q के कारण सब कुछ ऐसे ही रहेगा,
BC ये है 1/4πε0 और Q/r-L, क्योंकि प्लस वाली दूरी थोड़ी कम है, r में से l घटाने पर आता है, लिखेंगे इसलिए परिणामी विभव। उसके लिए हमें उनको जोड़ देना है बिल्कुल अदिश विधि से, यानी V की वैल्यू होगी VAC प्लस VBC होगा। दोनों जोड़ेंगे तो 1/4πε0 और Q इतना सारा चीज कॉमन है, तो बचेगा ऋण 1/r धन l और धन 1/r ऋण l, यही बचेगा, बराबर Q/4πε0। हल करेंगे r-l से गुणा हो जाएगा, यानी -r प्लस l हो जाएगा, और इस साइड गुणा करेंगे तो ये होगा r प्लस l, और नीचे r² माइनस l², r से r खत्म हो जाएगा, Q/4πε0 और 2l/r² माइनस l²। Q इंटू 2l, इसको हम P से लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 P/r² माइनस l², यही इसका सूत्र हो जाएगा। इसमें एक और कंडीशन होता है, वो ये होता है कि जो l है ये काफ़ी छोटी राशि है, इसका मतलब जो l² होगा वो यहाँ पे ये लगभग 0 के आसपास होगा r की तुलना में, या फिर लिख सकते हो कि l² को r की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो V की वैल्यू होगी 1/4πε0 P/r²। आप ये सूत्र भी लिख सकते हो और ये वाला सूत्र भी लिख सकते हो, दोनों इसके जवाब हैं। तो ये है सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट, और ये इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, आप इसको नोट कर सकते हो। अगला सवाल दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखो और ट्रांसफार्मर में होने वाली दो हानियों का उल्लेख करो। मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और वो कैसे काम करता है इसके बारे में बताओ, और होने वाले दो नुकसान के बारे में बताओ। तो यहाँ पे ये लिखना था, बहुत लंबा गाथा है, इसलिए हमने इसको लिख डाला है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा और लौह क्रोड को चुंबकित कर देती है। धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाता है। द्वितीयक कुंडली इसी क्रोड पर लिपटी रहती है, अतः वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसके सिद्धांत हैं और काम करने का तरीका भी है। यह सेकेंडरी कॉइल से उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल और यह प्राइमरी कॉइल का विद्युत वाहक बल बराबर है Vs/Vp बराबर Ns/Np। और फिर उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफार्मर में होने वाली दो नुकसान या दो हानियां। पहला ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कॉपर के वायर से बनाया जाता है, जिसका एक रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस के कारण से उसमें जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण से ऊष्मा के रूप में एनर्जी क्षय होने लगती है। तो ये एक इसका कॉपर लॉस है। दूसरा है शैथिल्य हानि यानी हिस्टैरिसीस लॉस। वो ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती हैं वो प्रत्यावर्ती धारा के कारण से बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती हैं, जिससे उनके जो डोमेन होते हैं उस डोमेन का बार बार घूर्णन से आंतरिक घर्षण के कारण क्रोड गर्म होने लगती है, जिसे हम शैथिल्य हानि कहते हैं। तो ये दो नुकसान हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर में होने वाले दो नुकसान हैं जो कि ऊर्जा के रूप में क्षय होते हैं। और उसके बाद ये ऊपर जो लिखा है ये है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत या फिर काम करने का तरीका। अगला सवाल दिया है, निम्न चित्र में, यहाँ पे जो चित्र दिया है उसमें प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित करो। यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 अंश है तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, इसके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले तो चित्र पूरा करना है। सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड है। सवाल में प्रिज्म दिया है,
जिसमें से ये वाली कोण जो है वो 45 डिग्री है। यहाँ पे नाम दिया हुआ बी, ए और सी। एक प्रकाश की किरण आ रही है, वो भी इसके ऊपर लंबवत। तो जब लंबवत किसी भी पदार्थ पे आए, चाहे जितना भी बड़ा अपवर्तनांक हो, अगर पारदर्शी है तो वो किरण यहाँ से सीधी निकल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब ये जो इन्होंने किरण बनाया है, इस किरण पे ही आपको फोकस करना है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये किरण यहाँ से बढ़ाया गया। देखो हम आपको दोनों वो चीज़ आपको बता देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली लाइट इस पे आके पड़े, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसी जगह से खींची जाए कि वो चीज़ आके इस पे पड़े। दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये प्रिज्म का कोण है, तो इसमें जो चित्र बनेगा उसमें ये वाली लाइट यहाँ से निकल के इस सरफेस पे आएगी, तभी जाके ये वाला एंगल यूज होगा। तो आप ये वाली गलती फिगर बनाने में नहीं करेंगे। अगर एंगल यहाँ दिया होता तो हम ये वाली लाइन इस पर लेते। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। हम यहाँ पे फिगर इसका दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ली जाएगी वो कुछ इस हिसाब से ली जाएगी ताकि ये दूसरे पर आए, तब जा कर के ये वाला एंगल यूज में आएगा, BAC। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी निकल जाएगी क्योंकि आ रही है 90 पर। अब उसके बाद यहाँ पे कहा है कि निर्गत किरण के लिए यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 है। क्रांतिक कोण का मतलब होता है एक ऐसा आपतन कोण जिसपे जो अपवर्तित किरण है वो 90 अंश पर निकल जाए, यानी वो सरफेस को स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो आइए देखते हैं कि 45 होगा कि नहीं। तो अब हमें इस सरफेस पे एक अभिलंब खींचना है, तभी हमें पता चलेगा इसका डायरेक्शन। तो ये 90 अंश है तो ये भी 90 होगा, ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। अब अगर ये 45 है तो हमने एक अभिलंब खींचा तो ये एंगल भी होगा 45। मतलब ये अभिलंब से 45 डिग्री पर आया, तो इसका मतलब यही सी है। क्रांतिक कोण 45 हो गया। इसका मतलब प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से ऐसे जाएगी, तब जाकर के ई या आर की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये हो गया पूरा इसका किरण। और फिर इसी में निकालना है अपवर्तनांक। तो सिंपल है, अपवर्तनांक का सूत्र होगा साइन आई बटे साइन में आर। तो यहाँ पे आई आपतन कोण 45 है, आपतन कोण कहो या क्रांतिक कोण, और साइन आर, आर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। साइन 45 का मान 1/करड़ी, तो साइन 90 का मान 1, यानी 1/करड़ी में 2। यही इसका अपवर्तनांक हो जाएगा और यही इस सवाल का जवाब हुआ। अगला सवाल है यहाँ पे, वो ये है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो, धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। तो इसका भी जवाब हमने पहले से लिख रखा है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध अथवा उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। उसके बाद पूछा था धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कहा जाता है। और इसके विपरीत यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रविष्ट हो रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स को हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये इनके जवाब हैं यहाँ से, और आप इसको पूरा लिख सकते हो। और उसके बाद इसमें एक और सवाल है, वो सवाल आप देख लीजिए कि दिया है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 और I2 तीव्रता की 2 प्रकाश तरंगें संचरित हो रही हैं। क्षेत्र के हर एक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता है I1 + I2। तो जब हर एक जगह पे I1 + I2 तीव्रता होगी, यानी यहाँ पे जो फाई है वो फाई की वैल्यू हमेशा 0 है। तो ये ऐसा कंडीशन होता है जब वहाँ पे जो स्रोत होते हैं वो कला असंबद्ध होते हैं।
तो यहाँ पे पूछा क्या तरंगे कला संबंध है, तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 है, अतः तरंगे कला असंबद्ध हैं। ये इसका जवाब होगा। या फिर आप लिख सकते हो कि तरंगे कला संबद्ध नहीं है, इसका एक जवाब ये भी लिख सकता है। आप लिख सकते हैं क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध होती तो परिणामी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होता, तो ये इसका जवाब है। तीसरे का कौन सा है, ये चौथा है। पहला आप इसमें कई पार्ट में सवाल में पूछा है, तो तीव्रता का मान दिया है I1 प्लस I2। लिखोगे प्रत्येक स्थान पर I बराबर I1 प्लस I2 होने से या होने के कारण तरंगे या तरंग कला संबद्ध नहीं है, ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा, नहीं हो रहा। अगर कला संबद्ध होते तो क्या होता, वही चीज यहाँ पे पूछा। कला संबद्ध होने पर I मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर। अगर कला संबद्ध होता तो ये आएगा, और अगर कला संबद्ध है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी √I1 माइनस √I2 इसका वर्ग। ये इसका जवाब होगा। ये कला संबद्ध होने पर मैक्सिमम तीव्रता है और ये मिनिमम तीव्रता है। अगला सवाल दिया है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है, इसके बारे में बताना है। तो दो चीज इसमें पूछा था। पहला तो था अल्फा कण प्रकीर्णन का निष्कर्ष, तो 3 ही निष्कर्ष निकाला गया था। पहला था परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। दूसरा है परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक भी कहते हैं। तीसरा है भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिकों में धनावेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ये 3 निष्कर्ष निकाला गया था। उसके बाद इसमें एक सवाल दिया हुआ है कि कोई अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के की वैल्यू दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर जूल में बदला जाए तो 1.6 10⁻19 से गुणा होगा, तो ये होगा 1.6 × 10⁻17 जूल, या फिर इसको 160 × 10⁻19 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फा कण की ऊर्जा इन्होंने दिया हुआ गतिज ऊर्जा। अब के का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये इसका सूत्र है। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 Q1 यानी एक आवेश। तो अल्फा कण में जो आवेश होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक दूसरा है 70 उसका परमाणु क्रमांक है, यानी उसमें 70 प्रोटॉन है। तो उसमें 70 प्रोटॉन यानी 70 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके अंदर चार्ज होगा, और बटे में बीच की दूरी R जो कि हमें निकालनी है। तो K की वैल्यू होगी 9 × 10⁻9 70 का गुणा 2 में 140 गुणे E², यानी 1.6 × 10⁻19 का वर्ग, और बटे में R। तो यहाँ पे अब एक आसानी हो जाएगी। K की वैल्यू 1.6 × 10⁻17 है, तो हम यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू लिख लेते हैं 19 × 100। ये था हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर 9 × 10⁻9 और 140 1.6 10⁻19 वर्ग बटे R।
तो एक पार्ट से एक कट जाएगा और एक यहाँ अभी भी रह जाएगा। तो R की वैल्यू होगी 100 नीचे हो जाएगा बस। 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 140 गुणे 1.6 10 पे ऋण 19 और बटे में 100 यानी 10 पे पावर ऋण 2। तो पहले तो सब जीरो इकट्ठा कर लो, या इस जीरो से ये दशमलव गायब हो जाएगा। तो 19 और उसके साथ 2 ये 21 और ये 21 के साथ 9 को लेस करेंगे तो ऋण 12 की घात बनेगा। अब यहाँ पे गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 9 गुणे 14 गुणे 16। 14 का 9 में गुणा कर सकते हैं 126 गुणे 16 और 10 पे ऋण 12 की घात। 16 का 6 में 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 16 का 9 16 4 20, 2016 गुणे 10 पर ऋण 12 मीटर। अब इसमें चाहे तो दशमलव इधर उधर कर सकते हो, 3 अंक पीछे भी लगा सकते हो। 2.016 गुणे 10 पर ऋण 9 मीटर भी लिख सकते हो, या 20.16 10 पे ऋण 10 यानी एंगस्ट्राम भी लिख सकते हो। तो अलग अलग जवाब लिख सकते हो, 2016 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये है सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट। अगला सवाल देखिए, सवाल है चौथे का तीसरा पार्ट। स्थिर विद्युत्की में गॉस का प्रमेय लिखो। किसी अनंत आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये 2 पार्ट में सवाल है और ये है चौथे का तीसरा पार्ट। तो सवाल में है स्थिर विद्युत्की में गॉस का प्रमेय लिखो। तो गॉस का प्रमेय ये है कि किसी भी बद्ध पृष्ठ में अगर कोई आवेश Q है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। यही है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मिला जुला के जो निष्कर्ष है वो यही है कि फाई ई की वैल्यू होती है Q/ε0। यही है इनका। बाकी अभी जो हमने इससे पूर्व शब्दों में बताया आप उसे भी लिख सकते हो। फिर इसमें इन्होंने कहा एक डेरिवेशन करो कि अनंत आवेशित चालक प्लेट के निकट कितना होगा। तो प्लेट चूंकि चालक है और वो अनंत आवेशित है तो हम एक चित्र बना लेंगे। ये मान लेते हैं हमने एक प्लेट बना दी जिस पे प्लस आवेश समान रूप से वितरित है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फ्लक्स ही काउंट करना है। तो उसके लिए हम इस तरफ बना लेंगे एक पृष्ठ जिसके अंदर कुछ आवेश आ सके और एक हम बनाएंगे इस तरफ। क्योंकि ये चालक प्लेट है तो आवेश एक साथ दोनों तरफ वितरित हो जाएंगे। ऐसे करके मान लेते हैं इस तरीके से। ये वाला इसके हम कुछ भागों के नाम ले लेते हैं। मान लो ये भाग P है, Q है और यहाँ जो ऊपर की तरफ है वो इसका सर्विस टाइप है, उसका यस वगैरह नाम लिख सकते हो। जहाँ पे एक एलिमेंटल ए भाग है जिसका ये एरिया है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ होगी। अगर यहाँ पे हम एक एलिमेंटल एरिया लेंगे तो ये DA होगा और ये DE होगा। DE नहीं बल्कि पूरा का पूरा E। ऐसे ही इधर भी आप देखोगे तो चूंकि वही कर्व है और अगर आप एलिमेंटल एरिया की बात करोगे तो इधर DA है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E। दोनों एक दिशा में है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कर्व सरफेस पर तो A और E एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माना एक अनंत विस्तार। अनंत विस्तार की समतल हम यहाँ पे धन आवेशित मान लेते हैं, आप चाहे ऋण आवेशित भी लिख सकते हो। चालक प्लेट जिस पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है।
एक समान रूप से वितरित है। प्लेट का क्षेत्रफल a है, ये हम मान लेते हैं, और आवेश घनत्व सिग्मा है, लिखेंगे। इसलिए सिग्मा बराबर होगा कुल चार्ज बटे कुल एरिया। इसका हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। अब लिखेंगे प्लेट पर एक गॉसियन पृष्ठ यह कैसा बेलनाकार हमने बनाया है। बेलनाकार बनाने पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये वाला हिस्सा हम लेते हैं समतल वाला भाग का। तो अब चूंकि देखो एक समतल पृष्ठ इधर है और एक समतल पृष्ठ इधर है, तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे। और दूसरा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हम ले लेते हैं वक्र पृष्ठ का। तो चूंकि वक्र पृष्ठ पूरी आर पार है, तो अब देखो जो वक्र पृष्ठ है उसमें ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री का कोण था, यानी ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, केवल यही रहेगा 2EDA, और एंगल 0 था तो का 0 का मान 1 होगा। अब ये हो जाएगा 2E, और यहाँ पे ये हो जाएगा DA का A बन जाएगा, यानी फाई की वैल्यू बनेगी 2E इंटू A। अब ये वाला जो यहाँ पे फ्लक्स है, ये फ्लक्स केवल इतने का है, पूरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला फ्लक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें इस फ्लक्स को लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स का सूत्र यहाँ पे मान लेते हैं कि यह है Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट 2E, और ये जो एरिया है, ये एरिया इसका है, तो हम इसको A डैश बना लेते हैं कि इसका जो एरिया है ये A डैश है। तो ये हो गया A डैश। तो यहाँ से A डैश से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा Q डैश बटे A डैश एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 2E। तो Q डैश बटे A डैश ये भी सिग्मा की वैल्यू है। देखो यहाँ सिग्मा का मतलब कुल चार्ज बटे कुल एरिया, तो सिग्मा का मतलब थोड़ा सा चार्ज और उसका एरिया भी लिया जाएगा, तो ये भी सिग्मा ही लिखा हुआ है। तो ये लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E, यानी यहाँ से E की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही इसका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि सिग्मा की वैल्यू Q डैश बाई एप्सिलॉन A डैश, यानी एलिमेंटल चार्ज और एलिमेंटल एरिया का रेशियो भी सिग्मा ही है। तो ये है सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट, जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आप इसको लगा सकते हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा x के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलम और आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र E का समीकरण ज्ञात करो। तो ये सवाल में कई पार्ट हैं, हम इसको पार्ट वाइज सवाल समझ लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर के बने होते हैं। और विद्युतीय तरंग जो होती है और जो चुंबकीय तरंग होती है, दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, साथ में तरंग संचरण के भी लंबवत होती हैं। तो यह उसकी प्रकृति हो गई।
उसके बाद इसमें कहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण दिशा x के समांतर है। तो तरंग संचरण की दिशा बताओ। तो तरंग संचरण होगा x अक्ष के समांतर, यह इसका जवाब भी रहेगा। फिर इसमें कहा है, एक सवाल दिया है कि विद्युत क्षेत्र का आयाम, यहां से न्यूमेरिकल शुरू होता है। विद्युत क्षेत्र का आयाम, इसको हम लिखते हैं E0 से। इसकी वैल्यू इन्होंने दी है 120 न्यूटन पर कूलम, ये इन्होंने दिया हुआ है। साथ में आवृत्ति न्यू या फाई दिया हुआ है। चलो इसको हम F से लिख देते हैं। ये इन्होंने दिया 50 मेगाहर्ट्ज, ये चीज दिया हुआ है। तो कहा विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखो। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होता है, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। जो विद्युत क्षेत्र का समीकरण है वो होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के, एक्स की दिशा में है तो के एक्स रहेगा। तो E0 तो हमें मालूम है, अब ना तो ओमेगा मालूम है ना ही के मालूम है, ओमेगा और के हमें लिखना पड़ेगा। तो ये दो लोगों को निकालना पड़ेगा तभी काम बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ का मान है 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा माने 10 पे पावर 6। अब ये हो गया इतना एच जेड, यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 50 का गुणा 2 में 100, यानी हो गया 100 पाई गुणे 10 पे पावर 6 हर्ट्ज, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 8 पाई हर्ट्ज। ये इसका जवाब हो जाएगा और यही ओमेगा की वैल्यू है। ये निकल गया। अब निकालना है हमें के। तो के जो होता है इसका सूत्र होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब लैम्डा नहीं मालूम है, इसको कैसे निकालें? तो आइए इसको निकालना सीखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसमें एफ से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें भी एफ से इसमें भी एफ से, तो ये बन जाएगा ओमेगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सी, क्योंकि सी बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो अगर हम ऊपर नीचे एफ से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा या आवृत्ति गुणे लैम्डा। तो आवृत्ति गुणे लैम्डा को हम प्रकाश की चाल कहते हैं। तो ये हो गया ओमेगा बटे सी। ओमेगा की वैल्यू निकल गई है 10 पे पावर 8 पाई और सी का मान होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8। तो यहाँ से 10 पे पावर 8 कट गया, ये हो गया 1/3 यानी 0.33 पाई। ये के की वैल्यू हो गई, क्योंकि यही पूरी वैल्यू हमने निकाली। देखो 2 पाई एफ का ये पूरा मान निकला है। तो 2 पाई एफ यानी ओमेगा की पूरी वैल्यू निकल गई और सी की वैल्यू ये होती है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए विद्युत क्षेत्र ई का समीकरण ई बराबर E0, इसका मान है 120 साइन ओमेगा का मान है 10 पे पावर 8 पाई टी माइनस के का मान है 0.33 पाई एक्स। ये इसका जवाब हो जाएगा और इसका भी मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये पूरा शुरू से आप देख लीजिए किस तरीके से लगाया गया है। सवाल नंबर 4 का ये चौथा खंड है और ये इसका पूरा सलूशन है। और उसके बाद जो इसमें सवाल अगला दिया हुआ है, सवाल नंबर 4 का 5वां खंड,
यह है प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भरता बताओ। तो ये जो सवाल है इसका जवाब हमने पीछे के सेटों में दे दिया जो हमने पहले सॉल्व किया है, और हम कोशिश करेंगे कि जो इसका अगला पार्ट बनेगा पार्ट 2 उसमें भी हम आपको इसका जवाब लिख के दिखा देंगे। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस पार्ट में बताई गई हर एक बात आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।